हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट 2021 साथ ही साथ आपके जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी का क्रोड किसका बना होता है? ऑप्शन आपके सामने सिलिका और एल्यूमिनियम से, सिलिका और मैग्नीशियम से, लोहा और निकल से, या फिर फेल्सपार और अभ्रक से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा और निकल से। दोस्तों, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच वाले भाग को हम क्रोड कहते हैं, उससे ऊपरी वाली भाग को हम कहते हैं मेंटल, और सबसे ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं क्रस्ट, यानी कि भू प्रॉपर्टी। तो आपसे पूछा है कि जो यहाँ पर केंद्र वाला भाग यानी कि सबसे बीच वाला भाग है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं क्रोड। और ये किसका बना होता है? तो ये लोहा और निकल से मिलकर बना होता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 1981 में, 1986 में, 1995 में, या फिर सन 2000 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986 में। दोस्तों, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जल संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो याद रखिएगा 1974 में पारित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है वायु संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1981 में पारित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो सन 2000 में पारित हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो सन 2002 में पारित हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनाना, या फिर पानी में चीनी का घुलना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना। दोस्तों, आपके क्लास 6 के सिलेबस में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया गया है। अच्छा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, जब भी याद रखिएगा, जब भी कोई नई चीज़ बनेगी तो उसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन, और अगर ना बने कोई नई चीज़ तो इसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। जैसे अगर आप इस एक कागज़ को जलाएंगे तो जलाने के बाद आपको पता चलेगा कि उसमें से काला काला धुआं से निकल रहा है, यानी कि काला काला कार्बन निकल रहा है। इससे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन, यानी कि कोई नई चीज़ जलने से बन रही है। लेकिन अगर हम बात करें कागज़ को अगर हम फाड़ेंगे तो क्या कोई नई चीज़ बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि पहले भी वो कागज़ था, अब भी कागज़ है, यानी कि इसे हम कहेंगे सिर्फ भौतिक परिवर्तन। इसी तरह अगर मैं एक मोमबत्ती को एक प्लेट में रखकर प्लेट को गर्म करूं तो क्या ये मोम से कोई काला काला कार्बन बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि हमने मोमबत्ती को नहीं जलाया है, हमने नीचे के प्लेट को गर्म किया है, तो मोमबत्ती पिघल रहा है, यानी कि मोम पहले भी मोम था, अब भी मोम है, नई चीज़ नहीं बना, यानी कि इसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर मैं एक मोमबत्ती को लूँगा और उसे जलाऊँगा तो इसके ऊपर हाथ रखेंगे तो काला काला कार्बन सा महसूस होगा, यानी कि यहाँ पर नई चीज़ बन रही है, यानी कि ये रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि मोमबत्ती का पिघलना जो है वो भौतिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन। इसी तरह यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, पानी में चीनी का घुलना। चीनी पहले भी मीठी थी, अब भी मीठी है, यानी कि नई चीज़ नहीं बनी, इस यानी कि इसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। जबकि दूध से दही बनना, पहले दूध था अब दही बना है, नई चीज़ बनी है, नया टेस्ट आया है, यानी कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, मैंने आपको भी बताया था कि मोमबत्ती को जलाएंगे तो नया नया कार्बन बनेगा, काला 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 कार्बन बनेगा, इसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, यानी कि चांदी में हवा के संपर्क से बर्तन काला हो रहा है, नई चीज़ बन रही है, यानी कि इसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। आई होप समझ गए होंगे आप कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? ऑप्शन आपके सामने, फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, या फिर आर्सेनिक। इसका सही आंसर है नाइट्रेट। दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो होता है वो नाइट्रेट की वजह से होता है। फ्लोराइड की वजह से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, आर्सेनिक की वजह से ब्लैकफुट सिंड्रोम रोग हो जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है पारे की वजह से कौन सा रोग होता है, तो पारे की वजह से मिनीमाता रोग हो जाता है, और कैडमियम की वजह से कौन सा रोग होता है, तो इटाई इटाई रोग हो जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर होमी भाभा या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध क्रांति से है, ठीक है ना, यानी कि दुग्ध उत्पादन से है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो MS स्वामीनाथन को कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 26 नवंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा यानी कि शुगर बाउल कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, भारत की अगर बात करें कि भाई भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश को कहते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो क्यूबा को कहा जाता है। जो क्यूबा देश है इसे हम चीनी का कटोरा कहते हैं। याद रखिएगा, दोनों में अंतर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, झूम है, आपको बताना है झूम इनमें से क्या है। ऑप्शन आपके सामने, एक लोक नृत्य, एक नदी का नाम, भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति या फिर कृषि खेती का एक प्रकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कृषि खेती का एक प्रकार। दोस्तों, झूम खेती सबसे अधिक मेघालय में की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, यहाँ पर खेती की जाती है, ठीक है ना, लेकिन जब यहाँ की उर्वरता नष्ट हो जाती है, कई सालों तक खेती करने से जब इसकी उर्वरता नष्ट हो जाती है, तो ये लोग दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं। जब यहाँ की भी 2-4 साल खेती करने के बाद यहाँ की उर्वरता नष्ट हो जाती है, तो ये लोग वापस उसी स्थान पर आते हैं जहाँ से पहले वो वापस दूसरी स्थान पर गए थे और वहाँ पर खेती करते हैं। तो इस प्रकार से वो शिफ्ट करके खेती करने लगते हैं। इसे हम झूम कृषि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन आपके सामने है हिमालय, अरावली, सतपुड़ा या फिर नीलगिरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरावली। दोस्तों, याद रखिएगा, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। हिमालय मत कीजिएगा, अरावली पर्वत जो है भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अधिकतर लोग गलत करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, शिमशा पर्वत, हेगेनकल पर्वत, कोटाल्लम पर्वत या फिर जोग पर्वत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जोग पर्वत। दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग पर्वत है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, शिपकिला दर्रा, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा या फिर जैलेपला दर्रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिपकिला दर्रा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा शिपकिला दर्रा है, बड़ा लाचला दर्रा है और रोहतांग दर्रा है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है और जैलेपला दर्रा सिक्किम में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका या फिर एशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिणी अमेरिका। दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अच्छा, यूरोप महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। इसे मरुस्थल विहीन महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है और एशिया महाद्वीप को, याद रखिएगा, सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ पर बताना है कौन सा मरुस्थल किस कंट्री में, किस महाद्वीप में सही जोड़ा नहीं दिया गया है। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में है, पंपास दक्षिणी अमेरिका में है, स्टेपीज यूरोप में है या फिर वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में है। कौन सा गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में है, बिल्कुल सही है। पंपास दक्षिणी अमेरिका में है, अर्जेंटीना में है, बिल्कुल सही है। स्टेपीज यूरोप में है, बिल्कुल सही है। लेकिन वेल्ड जो है ये अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ऑप्शन आपके सामने है, टिटिकाका झील,
विक्टोरिया झील, बैकाल झील या फिर मृत सागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैकाल झील। दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे पुरानी झील कौन सी है, तो भी बैकाल झील है। अगर आपसे पूछा जाता है पवित्र सागर के नाम से किस झील को जाना जाता है, तो वो हम बैकाल झील को जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। अगर आपसे पूछा जाता है टिटिकाका झील के बारे में, तो याद रखिएगा टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन आपके सामने है, जाम्बेजी, लिम्पोपो, कांगो या फिर नाइजर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिम्पोपो। दोस्तों, अगर हम बात करें पृथ्वी के बारे में, तो आपको भी याद होगा कि भाई पृथ्वी की बात करें तो 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा या फिर विषुवत वृत्त कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। इनमें जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कि कर्क रेखा है, इसको भारत की जो माही नदी है ये 2 बार काटती है। अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप की जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और अफ्रीका की जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपसे पूछा है अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी काटती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तकला मकान अवस्थित है, आपको बताना है तकला मकान मरुस्थल जो है वो कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, अफगानिस्तान में, चीन में, कजाकिस्तान में या फिर मंगोलिया में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन में। दोस्तों, तकला मकान मरुस्थल चीन में है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्न ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर नेपच्यून। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र। दोस्तों, शुक्र ग्रह का कोई भी चंद्रमा यानी कि उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का भी कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो भी शुक्र ग्रह है। याद रखिएगा, पृथ्वी की बहन के नाम से भी शुक्र ग्रह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, किरीट यानी कि कोरोना या फिर स्थल मंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किरीट यानी कि कोरोना। दोस्तों, अगर हम बात करें सूर्य में, तो याद रखिएगा सूर्य के सबसे ऊपरी परत को हम कहते हैं किरीट या फिर कोरोना, और सूर्य के बीच वाले भाग को हम कहते हैं फोटोस्फीयर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला मुख्य प्रदूषक कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप अगर हमारे वीडियो को रेगुलर अटेंड कर रहे हैं तो आई होप आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हम फिर से लौटेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए